नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हम 15 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कॉटन इंपोर्ट्स, व्हाट्सएप, यूपीआई, बैंक ऑफ इंडिया, फ्यूचर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ एक केस हम देखेंगे, एंड देन वी हैव टाटा रिन्यूएबल एनर्जी। और आपके लिए हैं दो एमसीक्यूज। विल गो थ्रू दिस एमसीक्यूज। कॉटन इंपोर्ट्स, ये खबर जो है आपकी स्क्रीन पर, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। इफ़ पॉसिबल तो आप ये भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू। फ्रॉम 14 अप्रैल टू 30 सितंबर भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि 14 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो कॉटन इंपोर्ट्स हैं, कॉटन को जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो इस कॉटन पर जो कस्टम्स ड्यूटीज़ लगती हैं, तो ये कस्टम्स ड्यूटीज़ जो हैं उसमें से एग्जेम्पशन दिया जाएगा। यानी कि बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और सोचिए एक बार कि क्यों सरकार ने इस प्रकार का डिसीजन लिया होगा। मीन्स क्यों, व्हाट इज़ द मेन रीज़न, क्यों कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा देने का मतलब क्या है। तो सोचिए इसके बारे में। जस्ट टेक 1 मिनट, राइट, 1 मिनट सोचिए इसके बारे में। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। आई एम श्योर आप चाहेंगे कि आपका जो भी आंसर है वो राइट हो, ऐसा हम सब चाहते हैं। लेकिन ट्रस्ट में, ये उससे भी बढ़कर एक चीज़ है। राइट है, रॉन्ग है, इट डजेंट मैटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऐसी कोई भी आइटम होना, तो दिमाग को हमें कैसे ट्रेन करना है कि वो फटाफट चीज़ों को सोचने लगे। अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ इट, ये प्रैक्टिस से ही होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली यह करता जाएगा। आपको अलग से एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोचने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपको सोचने में तकलीफ हो रही है, तो द बेस्ट थिंग इज़ पेन एंड पेपर। आप एक पेन और पेपर उठाइए और उसमें लिखिए कि कॉटन, किसी भी चीज़ को, लेट्स से कॉटन जो है, तो कॉटन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, राइट। देन यू कैन थिंक कि किसी भी चीज़ पर इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई जाती है। सरकार को इससे फ़ायदा होता है, हाँ होता है। इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि एक प्रकार का टैक्स, तो सरकार को टैक्स मिलेगा। लेकिन फिलहाल क्या चल रहा है, सरकार इंपोर्ट को कम करना चाहती है। दैट मीन्स कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ को सरकार भूल जाना चाहती है। लेकिन ये क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो लोकल कंपनीज को प्रमोट करना चाहती हैं। तो लोकल कंपनीज यानी कि अगर आप इंपोर्ट ही कम करेंगे तो आपको कम ड्यूटीज़ मिलेगी। लेकिन डोमेस्टिक अगर कंपनीज जो हैं वो फलने फूलने लगे, तो देश को फ़ायदा होगा, जॉब्स जनरेट होगी, सरकार को उसमें से भी जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पर इंपोर्ट जो है उसको हटाया गया है, यानी कि सरकार जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है। यानी कि सरकार जो है वो चाहती है कि कॉटन का फ्लो हमारे देश में बढ़े, इसकी क्वांटिटी हमारे देश में बढ़े। तो ये जो एग्जेम्पशन है, ये टेक्सटाइल चेन के लिए बेनिफिशियल होगा। यार्न, फैब्रिक, गारमेंट्स, ये सारे जो क्षेत्र हैं, बिजनेस हैं, तो उनको फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि फाइनल जो कपड़ा हम खरीदेंगे वो थोड़ा सस्ता होगा। तो इसका मतलब ये है कि कॉटन का प्रोडक्शन जो हमारे देश में होना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, नंबर वन, राइट। एंड सेकंड थिंग इज़ कि कॉटन, वी नो कि हम टेक्सटाइल और जो एप्रल्स हैं, भारत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़े बनाता भी हैं और एक्सपोर्ट भी करता है। तो अगर हम बाहर से कॉटन मंगवाएंगे, यहाँ पर कपड़ा बनाकर बेचेंगे, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, इज़न्ट इट। तो दिस इज़ द रीज़न कि सरकार ने टोटल 10% जो कॉटन इंपोर्ट्स पर जो लगाई जाती है, एक है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD, तो ये 5% है। और एक है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ये सेस लगाया जाता है AIDC, ये 5% है। तो टोटल ये जो 10% टैक्स लगता है, इसको सरकार ने हटा दिया है। आई होप दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू गाइज टू थिंक डीपली अबाउट एनी थिंग। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप पढ़ रहे हैं,
तो साइमल्टेनियसली उसके बारे में थोड़ा डीप सोचना जो है वो एक अच्छी आदत है, और ये चीज़ ऑटोमेटिक होगी। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या है, स्टूडेंट फिर उसी चीज़ पर अटक जाते हैं। नहीं, जैसे जैसे आपका फोकस इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ये क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप होती जाएगी, और कंसिस्टेंसी, हर रोज़ आपको चीज़ें जो हैं उनको पढ़नी है, अच्छी तरीके से समझनी है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है हरी। सारी चीज़ें फटाफट करने के चक्कर में रहोगे तो क्वांटिटी तो शायद अचीव कर लोगे, लेकिन क्वालिटी अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए कई बार मैंने कहा है कि क्वालिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वालिटी के पीछे भागिए, क्वांटिटी के पीछे नहीं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग लेसन हम ले सकते हैं व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप की जो यूपीआई की जर्नी है उसमें से भी हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने हाल ही में व्हाट्सएप के लिए जो यूपीआई का एक स्लॉट या फिर यूपीआई का जो टोटल एक ब्रैकेट दिया है, तो इसमें एडिशनल 60 मिलियन यूजर्स व्हाट्सएप ऐड कर सकता है। इस चीज़ को लेकर एक हरी झंडी या फिर एनपीसीआई ने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो अब व्हाट्सएप जो है वो कुछ 100 मिलियन यूजर्स को सपोर्ट कर पाएगा। आज हमारे देश में 400 मिलियन लोग जो हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कितने? 400। तो 400 में से अब पकड़ लीजिए 25% यूज़र्स जो हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल यूपीआई के लिए कर पाएंगे, यानी कि आप पेमेंट रिसीव और पेमेंट किसी को कर पाएंगे। अब क्योंकि व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैसेंजर ऐप है, तो और इसमें जो लिमिट है वो इंक्रीज़ की गई है, तो डिजिटल पेमेंट स्पेस जो है, ये सेक्टर जो है, इसमें अब एक कंपटीशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। The move comes months after it approved increasing the user cap for WhatsApp's payment service from the current 20 million to 40 million. जब WhatsApp ने अपनी सर्विसेज की शुरुआत की नवंबर 2020 में, तो तब जो NPCI है उसने 20 मिलियन की ही छूट दी थी, यानी कि 2 करोड़ यूज़र ही WhatsApp के ये पेमेंट सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि फेज़ बाय फेज़ जाना चाहता था। एनपीसीआई जो है वो ऐसा नहीं चाहता था कि एक साथ सारे व्हाट्सएप के यूज़र इसको यूज़ करने लगे और फिर पूरी सिस्टम जो है वो ड्रॉप हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सएप भी सीखता जाए और आगे बढ़ता जाए। तो इसी चीज़ को लेकर मीन्स ऐसे ही विचारधारा से एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को 20 मिलियन की परमिशन दी थी। लेकिन जब व्हाट्सएप इसमें एंटर हुआ ना, तो ऐसा नहीं था कि क्योंकि लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए कर रहे थे, मैसेजिंग के लिए कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि लोग फिर इसी के माध्यम से ही पेमेंट करने लगे। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, तो अलग अलग ऐसे जो ऐप्स हैं तो लोग उनका इस्तेमाल करते थे, और व्हाट्सएप को तो सिर्फ मैसेजिंग ऐप के तौर पर ही देखते थे। व्हाट्सएप चाहता था कि मैसेजिंग के साथ साथ लोग इसको पेमेंट के लिए भी यूज़ करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या व्हाट्सएप हिम्मत हार कर बैठ गया? नहीं। स्टार्टिंग में सिर्फ 20 मिलियन यूज़र्स को ही कैटर करता था, लेकिन व्हाट्सएप ने हिम्मत नहीं हारी। व्हाट्सएप जो है वो कोशिश लगातार करता रहा, और अलग अलग तरीके से, जैसे कि रुपीज़ का जो एक आइकॉन है वो चैट में और वहाँ पर देने लगा। थोड़े बहुत चेंजेस किए, राइट, छोटे छोटे सटल चेंजेस किए जो आपको नज करे कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से पेमेंट करें। अब धीरे धीरे करके मीन्स व्हाट्सएप ने कंसिस्टेंसी दिखाई, वो चीज़ करता रहा, और फिर 40 मिलियन की परमिशन मिली, और आज देखिए 60 मिलियन की परमिशन और मिली है। तो टोटल जो है वो 100 मिलियन लोगों को व्हाट्सएप कैटर करेगा। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम व्हाट्सएप, कि हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहना है। एज फार एज यूपीआई इज कंसर्न्ड, तो 1 ट्रिलियन का मार्क जो है वो क्रॉस किया है ट्रांजैक्शंस ने 2021-2022 में। 1 ट्रिलियन रुपीज़ के ट्रांजैक्शन हुए वाया यूपीआई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि छोटे छोटे पेमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं यूपीआई के माध्यम से, और यही इसका एक लक्ष्य था कि छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए, बड़े पेमेंट्स के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन आजकल छोटे पेमेंट 200 रुपीज़ से कम का जो पेमेंट है, तो ऐसे छोटे पेमेंट्स के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई का डिजिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो दैट्स ए इंटरेस्टिंग एज वेल एज गुड थिंग। बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर ग्रुप, बैंक ऑफ इंडिया ने 14 अप्रैल को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में
एक केस फाइल किया है अगेंस्ट फ्यूचर रिटेल, राइट। और क्योंकि ये फ्यूचर रिटेल जो हैं उनको जो पैसे पे करने थे बैंक ऑफ इंडिया को, वो टाइम पर उन्होंने पैसे पे नहीं किए हैं। और फ्यूचर रिटेल ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में 14 अप्रैल को ये बात बताई कि प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ सर्व्ड एन एडवांस intimation of filing an application under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 against the company for the default of non-payment of monies due in terms of the framework agreement entered into between the company and Bank of India. तो basically future retail जो हैं वो इनफैक्ट डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं, राइट। और ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ पर हुई, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक $3.4 बिलियन की डील की थी फ्यूचर ग्रुप के साथ। और इसमें एक और चीज़ है कि ये जो फ्यूचर ग्रुप है तो अमेज़ोन ने इसके कुछ शेयर्स खरीदे थे, 7.3% जितने शेयर्स जो हैं वो अमेज़ोन ने खरीदे थे 2019 में। अब जब रिलायंस फ्यूचर को ख़रीदने के लिए निकला तो अमेज़ोन जो है वो नाराज़ हो गया। अमेज़ोन ने कहा कि हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया था फ्यूचर ग्रुप की टीम ने, और हम भी स्टेक होल्डर हैं, हमारी भी शेयर्स हैं इसमें, तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो इस चीज़ को लेकर फिर इश्यू हुआ और फाइनली अमेज़ोन जो है वो सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में गया और वहाँ से इस डील को फ्रीज़ करने का ऑर्डर लेकर आया। और तब से फ्यूचर जो एक अच्छी कंपनी थी, मीन्स चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अब ये ट्रायंगल हो चुका है। एक तरफ है अमेज़ोन, एक तरफ है रिलायंस और एक तरफ है फ्यूचर ग्रुप। तो ये ट्रायंगल की वजह से ये जो कंपनी है ये डिफ़ॉल्ट, यानी कि फाइनेंशियली इसकी सिचुएशन जो है वो ख़राब होती ही जा रही है। टाटा रिन्यूएबल एनर्जी, टाटा पावर ने 4,000 करोड़ रुपए अट्रैक्ट किए हैं। और ये पैसे जो हैं बेसिकली जो यूएई की मुबदला इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो ये पैसे इन्वेस्ट करेगी टाटा में। और टाटा जो है वो आने वाले 5 सालों के लिए उनका लक्ष्य ये है, उनका टारगेट ये है कि 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एसेट जो हैं वो टाटा की होगी, जिसमें रूफटॉप सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्पेस। तो ये दो चीज़ें, देखिए टाटा जो है वो कार्स भी बना रही हैं और इसी के साथ साथ ईवी में भी एंटर हो रही है, बैटरी टेक्नोलॉजी में एंटर कर रही हैं, और इसी के साथ ये चार्जिंग स्पेस क्रिएट करेगी, ये रूफ टॉप। तो रिन्यूएबल को काफ़ी फोकस, और रिन्यूएबल एक सनराइज सेक्टर है, तो इसको काफ़ी अच्छी तरीके से टारगेट कर रही हैं टाटा। एंड इट्स अ गुड थिंग जब भी टाटा इज़ हमारे देश में टाटा को एक विश्वास, यू कैन ट्रस्ट टाटा, इतनी अच्छी इमेज है टाटा की। तो यहाँ पर टाटा जब एंटर होगी और मीन्स एक्सपांड होती जाएगी, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, 4,000 करोड़ रुपए आए हैं, तो दैट्स अ बिग अमाउंट। तो थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। नीरव मोदी के एक एसोसिएट, उसके बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति को कैरो यानी कि इजिप्ट से इस व्यक्ति को वापस भारत लाया गया है और सीबीआई के हवाले इस व्यक्ति को सौंप दिया है। 14 दिन की कस्टडी दी है कोर्ट ने। तो इस व्यक्ति का नाम क्या है बताइए? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। द राइट आंसर इज सुभाष शंकर परब। ये जो पंजाब नेशनल बैंक वाला जो पूरा केस है, तो इसमें नीरव मोदी के साथ उनके अंकल हैं मेहुल चोकसी, वो भी जुड़े हुए हैं, उनका नाम भी है, और इसी के साथ ये सुभाष शंकर परब जो हैं, तो ये नीरव मोदी के बहुत ही क्लोज एसोसिएट हैं। तो इनकी भी तलाश थी, फाइनली ये हाथ में आ गए और कैरो से यानी कि इजिप्ट से उनको यहाँ पर डिपोर्ट किया गया है। मार्च में हमारे देश का जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो कितना था, ये आपको पता होना चाहिए। हमने इन्फ्लेशन के बारे में काफ़ी डिस्कशन कर ली है। तो द राइट आंसर इज 6.95। राइट, मार्च में इन्फ्लेशन था 6.95, और ये एक नई चीज़ ट्रिगर करेगा। जून में जो एमपीसी की मीटिंग होगी, बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी का जो रिव्यू आएगा, तो उसमें रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज़ करना जो है वो स्टार्ट कर दे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 3 महीनों से 6% से ज़्यादा रहा है। और आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन इतना ही रहा तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा।
And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Please make sure कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें. Thank you very much for your love and support. God bless you all. जय हिंद.